तारीख थी 28 जून 2009। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पार्टी शुरू होने वाली थी। यूनिवर्सिटी के एक हिस्से में रंगीन गुब्बारे लगे थे, ग्लास में शैंपेन डाली जा रही थी, लेकिन कोई गेस्ट नहीं आया था। इस पार्टी के होस्ट फिजिक्स के प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग मेहमानों के इंतजार में थे। पीछे लगा बैनर ये इशारा कर रहा था कि इस पार्टी में किसी की दिलचस्पी क्यों नहीं है। बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम टाइम ट्रेवलर्स, यानी कि समय के परे यात्रा करने वालों का स्वागत है। हॉकिंग ने किसी को भी अपने प्लान के बारे में जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने इनविटेशन अगले दिन भेजा। उनका मैसेज था, अगर कोई टाइम ट्रेवलर है तो उनसे बीते हुए कल में आके मिले। इस पार्टी में किसी का ना आना क्या बताता है? ये कि वक्त के परे यात्रा करना मुमकिन नहीं, या फिर टाइम ट्रेवलर्स के पास इस पार्टी में आने के अलावा और भी जरूरी काम थे। तो इस बार हम यही पड़ताल करेंगे कि टाइम ट्रेवलर यानी वक्त के परे सफर मुमकिन है या नहीं। आप सोचते होंगे कि टाइम ट्रेवलर पुराने दौर का आइडिया होगा, इसे लेकर बहुत सारे मिथ्स मौजूद होंगे, या फिर शेक्सपियर के नाटकों के समय पर की गई यात्राओं का जिक्र होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसे 1895 में H.G. वेल्स ने लिखा। अपने पहले नोवेल द टाइम मशीन में जेम्स ग्लीक ने भी एक किताब लिखी, टाइम ट्रेवलर अ हिस्ट्री। टाइम ट्रेवलर नोवेल छपा और धड़ाधड़ बिका। इस आइडिया को दूसरे लोगों ने भी अपने अंदाज में आजमाया। टाइम मशीन विशेष को पूरा करने, हिस्टोरिकल लीजेंड से मिलने, गलतियों को ठीक करने का हिस्सा बन गया। हमारे सामने सवाल यही है कि क्या किताबों और फिल्मों में जिस तरह बताया जाता है उसी तरह से समय के परे यात्रा यानी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? अगर आप सैकड़ों साइंस फिक्शन यानी विज्ञान की कल्प कथाएं उठा लें तो मैं गारंटी देता हूं वो यही बताएंगे कि ये एक फैंटेसी है। लेकिन शायद ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अगर आप इस विचार पर काम कर रहे 100 लोगों से पूछेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है, तो उनमें से ज्यादातर कम से कम इसकी संभावना से इनकार नहीं करेंगे। हमारा यूनिवर्स किसी भी साइंस फिक्शन के मुकाबले बहुत अनोखा है, अद्भुत है। ये साफ है कि घटनाएं एक खास क्रम में होती हैं। वैज्ञानिकों की राय बनने लगी कि वक्त का अपना ही आयाम है, जिसे मापें तो हम कह सकते हैं कि 3D नहीं 4D में है। लेकिन इस सोच की अपनी दिक्कत है। इसकी वजह है प्रकाश यानी लाइट। हम आसानी के तौर पर मान लेते हैं कि अगर हम एक जगह खड़े होने की बजाय लाइट के साथ दौड़ रहे हैं तो रोशनी कहीं तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा है नहीं। लोग कई सालों से ये प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें प्रकाश की गति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। तो लगता है कि ब्रह्मांड में एक अलग सी एकाग्रता है और वो समय की नहीं, रफ्तार की है। एक चैप्टर शायद आपने स्कूल में पढ़ा हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी चाल बराबर है दूरी बाय समय। ये साधारण सा फॉर्मूला बताता है कि समय कैसे काम करता है, क्योंकि प्रकाश की चाल एक जैसी होती है उस समय भी जब आप हाथ में टॉर्च पकड़कर दौड़ लगाते हैं। मान लीजिए आप एक घड़ी पकड़कर बैठे हैं, आपके दोस्त साथ में बैठे हैं, उसके बाद वो चलना शुरू कर देते हैं और वो बहुत तेजी से जा रहे हैं और वो लाइट की स्पीड के करीब जा रहे हैं, तो आप उनकी घड़ी में कुछ अलग होता देखेंगे। उनकी घड़ी की रफ्तार सुस्त होती दिखेगी। आपके दोस्त जितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे उतनी ही धीमी रफ्तार से उनकी घड़ी आगे बढ़ेगी, जब तक कि वो लाइट की गति हासिल न कर ले। आप जानते हैं कि फोटोन प्रकाश का कण है, प्रकाश की रफ्तार से आगे बढ़ता है। घड़ी बहुत हद तक धीमी हो जाएगी। फोटोन के लिए ऐसा सिर्फ एक बार होता है। वो स्टार की सरफेस से अलग होते हैं और आसमान से गुजरते हुए धरती पे पहुंचते हैं। ये दिमाग को चकरा देता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ स्पीड ही टाइम को नहीं मापती, इसके साथ होता है मास, प्लेनेट या फिर ब्लैक होल जैसे बड़े पिंड जो स्पेस टाइम को बदल देते हैं। हम धरती के चारों तरफ सैटेलाइट का यूज कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। सैटेलाइट 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। जीपीएस सैटेलाइट को देखिए, वो स्मार्टफोन के जरिए पता लगा लेते हैं कि आप धरती पर कहाँ हैं। इसके लिए हमें पता करना होगा कि एक खास वक्त में वो सैटेलाइट कहाँ है। अगर उसकी घड़ी अलग तरह से काम कर रही होगी तो ऐसा करना आसान नहीं होगा। स्पीड का असर हर दिन 7 माइक्रोसेकंड और ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव
हर दिन 45 माइक्रोसेकंड अंतर ला देगा। ऐसे में हर 2 मिनट में जीपीएस सैटेलाइट के टाइम को सही करना होगा, नहीं तो सारा नेविगेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि वक्त की चाल सबके लिए एक जैसी नहीं है। अपने आसपास की दुनिया में हम इसे देख सकते हैं। क्या हम इसका यूज करके वक्त के परे जा सकते हैं? हम एक सवाल पर बात कर रहे हैं। अगर जीपीएस सैटेलाइट के लिए वक्त की चाल अलग है, तो इंसानों के लिए भी उसकी चाल अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट धरती से काफी दूरी पर होते हैं, तो वो बहुत तेज रफ्तार के साथ हमारी परिक्रमा कर रहे होते हैं। क्या उनकी उम्र बढ़ने पर इसका कोई असर होता है? अगर साइंटिफिक तौर पर कहें तो हाँ, इसका असर होता है। उनके वक्त की चाल हमारे यहाँ के समय के हिसाब से धीमी होती है, लेकिन आप स्पेस स्टेशन पर 1 साल के लिए हैं, तो हाँ, धरती के मुकाबले वहाँ कुछ ही सेकंड्स का असर होगा। हमारा लक्ष्य भविष्य में कई साल आगे यात्रा करने का है। ये सेकंड के छोटे हिस्से की बात नहीं है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फिलहाल हमारे पास जो रॉकेट उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि आपके और धरती के बीच में बड़ा अंतर हो। अगर हम सूरज के अलावा सबसे करीबी तारे तक जाने की कोशिश करें, तो मौजूदा टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें इसमें 1 लाख साल लगेंगे। ये बहुत लंबा वक्त है। आप आएं और दोस्तों को दिखा सकें कि आप उनके मुकाबले उम्र में कम हैं। अगर हम यूनिवर्स में ट्रेवल के लिए सुपर फास्ट मशीन बना सके, तो भी ये सफर बहुत जोखिम भरा होगा। अगर आप 1 लाख साल का सफर नहीं करना चाहते, जहां आपका स्पेसशिप टूट कर बिखर जाए, तो एक और रास्ता है जिससे आप वक्त के आगे यानी भविष्य में जा सकते हैं। एक और विकल्प ये है कि आप किसी ऐसे पिंड के पास रहें जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो। आप ब्लैक होल के करीब जाएं, वहां आप कुछ साल रुकें और फिर आप वापस आएं। इससे ये होगा, आपका वक्त धरती के मुकाबले धीमा चलेगा और आप फ्यूचर में जा सकेंगे। लेकिन इसमें भी जोखिम है। अगर आप ब्लैक होल के पास चले गए, तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। चाहे ये कितना भी खतरनाक हो, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ही वो रास्ते हैं जिनके जरिए आप समय के परे यात्रा कर सकते हैं और आप सिर्फ आगे ही जा सकते हैं। अगर कोई वक्त की चाल बदलना चाहता है, तो उसे तेज रफ्तार से चलना होगा या फिर ग्रेविटेशनल पुल के पास रहना होगा। लेकिन तब भी आप सिर्फ भविष्य में ही यात्रा कर सकते हैं। हमें अतीत में जाने का कोई रास्ता नहीं पता। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट वर्म होल का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसके जरिए शायद समय यात्रा पॉसिबल है। ये स्पेस टाइम की ट्यूब है जो 2 सिरों को जोड़ती है। जिन 2 सिरों को ये जोड़ती है, वो खासे दूर हो सकते हैं, वो अलग वक्त के भी हो सकते हैं। कहा जाए तो ये एक वक्त और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का शॉर्टकट है, लेकिन हमें इसकी मौजूदगी के सबूत नहीं मिलते हैं। इसकी वजह भी है। एक बार जब आप समीकरण लिखते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं, तो एक प्रमुख रुकावट आती है कि वर्म होल हो और वो खुला भी हो। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कम से कम ऊर्जा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सब हो सके, तो वर्म होल का क्या होगा? तब ये प्रकाश की गति हासिल कर लेगा। इसे पार करना इंसान के बस में नहीं। अगर हम अतीत की यात्रा की बात करें, आप घंटों पीछे जाके खुद को देखना चाहें, तो ये साइंस में भी मौजूद नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल तरीके से इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता। यानी ये संभावनाशील सवाल है। इतिहास हमें सिखाता है कि ऐसे आधारभूत सवालों से बहुत चीजें हासिल हो सकती हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के सवालों के इर्द गिर्द भटक रहे थे। वो इंटरेस्टिंग सवाल थे। तब उन फायदों के बारे में जानकारी नहीं थी जो आज है। इनमें ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर का आविष्कार शामिल है। सवाल अब भी वही है कि क्या टाइम ट्रेवल यानी समय के परे यात्रा मुमकिन है या नहीं। यकीनन ऐसी जादुई मशीनें नहीं हैं जिनका बटन दबाएं और हम समय के परे जाएं। साइंस हमें बताती है कि हम जहां हैं और जिस तरह से बढ़ रहे हैं, समय उसके अपेक्षा आगे बढ़ता है। अगर हम जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो वक्त गुजर चुका है उसमें वापस लौटना बहुत मुश्किल है, या कहा जाए तो नामुमकिन है। हमें ये नहीं पता है कि क्या कभी ये हो पाएगा, लेकिन टाइम ट्रेवल को लेकर हमने जो जानकारी जुटाई है
वो यूनिवर्स को लेकर हमारी समझ को बेहतर बनाती है। प्रोफेसर हॉकिंग अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन कोई टाइम ट्रेवलर अब हमें सुन रहा है तो वो 2009 में शैंपेन के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं।